सर्वांना नमस्कार। स्मृतिगंध समूह के इस ऑनलाइन मंच पर संस्कृति संवर्धन एक संवाद इस कार्यक्रम में मैं प्राची राजे, स्मृतिगंध समूह की संचालिका, आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महिलाओं के सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध स्मृतिगंध समूह विभिन्न उपक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है संस्कृति संवर्धन एक संवाद, ये मुलाकात श्रृंखला। इस कार्यक्रम में या इस संवाद के माध्यम से हम भारतीय या महाराष्ट्रीय संस्कृति का संवर्धन करने के लिए कुछ विशेष या कुछ अलग सा कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी सभी दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 4 भाग या एपिसोड पूरे किए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक विषय जैसे भारतीय संस्कृति का देश के बाहर जतन, पवित्र मार्गशीर्ष महीने की विशेषताएं अथवा उस महीने में किए जाने वाली कुछ रीति प्रथाएं, इन पर चर्चा, और महाराष्ट्र में आषाढ़ के महीने में की जाने वाली पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करके हाल ही में लौटे कुछ विशेष अतिथियों से संवाद, ऐसे कुछ साक्षात्कार हमने यहाँ इस मंच पर आयोजित किए हैं। इन सब में से दूसरा महत्वपूर्ण संवाद हमने आयोजित किया था महाराष्ट्र राज्य के बाहर रहकर मराठी संस्कृति और भाषा का सम्मान बढ़ाने वाली महाराष्ट्र मंडल जमशेदपुर की अध्यक्ष माननीय रोहिणी साठे जी इनका। हमने ये सब कार्यक्रम स्मृतिगंध समूह के YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और वो आप कभी भी देख सकते हैं। और ये सारे कार्यक्रम मराठी भाषा के माध्यम से किए गए हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम कुछ अलग है। पहली बार इस मंच पर हिंदी भाषा में संवाद होने जा रहा है और इसका कारण ये है कि हम दिल से चाहते हैं कि सिर्फ मराठी भाषीय युवा ही नहीं, दूसरे राज्यों के युवा अथवा उनके माता पिता भी इस कार्यक्रम को देखें और हमारी आज की अतिथि उनके इन प्रकल्पों के साथ जुड़े। तो आज का हमारा विषय है कैसे बनाए युवा पीढ़ी को सक्षम, और अगर मैं मराठी में कहूँ तो कशी घडवावी युवा पीढ़ी। इस विषय पर आज हम एक ऐसी युवती के साथ संवाद करने जा रहे हैं जो खुद युवा वर्ग की प्रतिनिधि होते हुए अपने साथ साथ समाज के विकास का ध्येय मन में रखते हुए बालकों और विशेषतः किशोरों को सक्षम बनाने के कार्य में जी जान से जुटी हुई है। मैं आज के इस साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत करती हूँ अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी श्रीमती रचना सराफ जी का। दोस्तों, आज कार्तिक महीने की शुक्ल पंचमी, जिसे पांडव पंचमी या ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, महाभारत युद्ध में कौरवों की प्रचंड सेना के सामने अल्पसंख्य होते हुए भी अपनी शिष्टता, शूरता, विनम्रता और श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव, इन गुणों के बल पर विजय प्राप्त करने वाले पांडव और श्री कृष्ण जी की आज पूजा की जाती है। आज का दिन अपने आने वाले पीढ़ी को सक्षम, सामर्थ्यवान बनाने का आशीर्वाद मांगने का दिन है। ऐसे पावन पवित्र दिवस पर हमारी आज की अतिथि श्रीमती रचना सराफ हमें कैसे बनाए युवा पीढ़ी को सक्षम, इस विषय पर कुछ पूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम रचना जी का अल्प परिचय देते हुए इस संवाद की शुरुआत करना चाहती हूँ। रचना जी, जो जमशेदपुर शहर झारखंड राज्य में पली बढ़ी, उन्होंने अपना शालेय शिक्षण जमशेदपुर से ही पूरा किया और अपने महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए वे आगे महाराष्ट्र में आई। मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हुए ह्यूमन रिसोर्स इस विषय में उन्हें बहुत गहरी रुचि निर्माण हुई और उन्होंने इस विषय का बहुत ही गौर से अध्ययन किया।
और उनकी इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि ने उन्हें और भी संवेदनशील बनाया मानवों के प्रति। मानवों के विचार, विकार, बर्तन आदि को लेकर उन्होंने बहुत गहरे तरीके से और एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर दिया। रचना जी एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर और लाइफ कोच है, जो लोगों के विकास और उच्च स्तरीय आयुष्य के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। एक कुशल प्राध्यापिका होते हुए पिछले 18 सालों से रचना जी पदवी परीक्षा के युवा विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। क्लेवर हार्वी इस स्वायत्त संस्था के लिए उन्होंने जूनियर एमबीए कोर्स की फैसिलिटेटर के रूप में भी कार्य किया है। भारत की युवा पीढ़ी को सक्षम और समर्थ बनाने के उद्देश्य से रचना जी ने जो कार्य किया है, जो उपक्रम किए हैं, आज उनके बारे में स्वयं रचना जी से सुनने का वक्त आ गया है। रचना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्राची, नमस्कार और इतने भावपूर्ण परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्मृति गंध के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज प्राची जी ने जिस तरह से आज हमें बताया है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। इतने शुभ दिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे कि हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होनी चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं सबको बता दूं कि आई एम अ वेरी प्राउड महाराष्ट्रियन, बट ऑल्सो आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। और भारतीय होने के नाते मैंने और प्राची ने ये डिसाइड किया कि हमारा ये प्रोग्राम बस मराठी में ही नहीं बल्कि हिंदी में होना चाहिए, ताकि हर एक जो भी हमारे प्रोग्राम को व्यू कर रहा है उसे इसका किसी भी तरह से फायदा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, और हम सब उत्सुक हैं आपसे बहुत कुछ सुनने के लिए इस विषय पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके परिवार के बारे में, आपके मायके के बारे में, क्योंकि मायका वो जगह है जहाँ से हम पढ़ते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो आप किस प्रकार के कुटुंब में पली बढ़ी हैं, आपकी पार्श्वभूमि क्या है, वो हमारे दर्शकों को पहले बताएं। तो सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि मेरा जन्म नागपुर में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है, और मैं पली बड़ी हूँ जमशेदपुर में, दैट इज इन झारखंड, टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप महाराष्ट्रन होके झारखंड में कैसे। तो इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे ये है कि 1912 में जब टाटा स्टील बहुत सारे एम्प्लॉयज को नियुक्त कर रहे थे, तब मेरे परदादाजी नौकरी के सिलसिले में ही महाराष्ट्र से झारखंड जमशेदपुर आए। उनके बाद मेरे दादाजी ने भी टाटा स्टील को सर्व किया। मेरे दादाजी ने 1960 के दरमियान लंदन से कंप्यूटर्स में स्टडी किया एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू टेक एजुकेशन इन कंप्यूटर्स एंड सर्व टाटा स्टील ड्यूरिंग 1960s। उसके बाद मेरे पिताजी वो भी ही डील्स इन कंप्यूटर्स, वो बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर्स में डील करते हैं। तो उन्होंने भी टाटा स्टील्स के साथ बहुत अभी तक वो उनका कार्य चल रहा है। हमारे परिवार में मेरे दादाजी, दादी, पिताजी, माँ, मैं और मेरी छोटी बहन है। और मेरी माँ जो डबल मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं इन इकोनॉमिक्स एंड लाइब्रेरी साइंस, उन्होंने हम दोनों बहनों को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अनुशासित और एक बहुत ही विनम्र वातावरण में उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमें बड़ा किया। तो दोनों ही बहनें, हम लोगों ने मास्टर्स डिग्री की है, वी हैव डन एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स। और शादी के उपरांत मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो कि अमरावती यूनिवर्सिटी एंड अफिलिएटेड कॉलेज रन करते हैं, उनके साथ उनके कार्य में उनको मदद करती हूँ। एंड मेरी सिस्टर अभी मुंबई में है,
जिनके पति IIT पवई में लेक्चरर। बहुत अच्छा रचना जी। अब इसी संदर्भ में आप मुझे ये बताएं, आपको बचपन से परिवार में किस प्रकार की परवरिश या सीख मिली, जिसके कारण आपका भारतीय संस्कृति की तरफ झुकाव बढ़ता गया? प्राची जी, आई बिलोंग टू अ महाराष्ट्रन ब्राह्मण फैमिली। तो हर एक फैमिली, हम लोग जब भी अपने बेस से या रूट से दूर रहते हैं, तो एक बहुत ही साधारण सी बात है कि जब हम अपने बेस से दूर रहते हैं तो हमारा झुकाव, हमारा इंटरेस्ट उन चीजों के लिए ज्यादा रहता है, क्योंकि हम वो चीजें हमारे लिए बहुत, इट इज क्लोज टू आवर हार्ट। तो वही हुआ कि क्योंकि हमारी फैमिली इतने वर्षों से, दादा परदादा के टाइम से हम लोग महाराष्ट्र से बाहर है, झारखंड में है, तो हमारे परिवार में उसी इम्पोर्टेंस के साथ हमारे कल्चर को, हमारे जितने भी पूजा है, तौर तरीके हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किए गए। मतलब यहाँ तक कि एक थाली परोसने का जो महाराष्ट्रन स्टाइल है, वो भी हमारे मम्मी ने हमें सिखाया। तो बहुत ही डिटेल में हमने हर एक चीज हमारे परिवार में देखी है, महाराष्ट्रन स्टाइल में किस तरह से हम अपनी संस्कृति को निभाते हैं, ये हमें सिखाया गया। इसके अलावा प्राची, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी जमशेदपुर से हैं, कि वी आर इन अ मेट्रो, वी हैव बीन बॉट अप इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट इज जमशेदपुर, सॉरी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, दैट इज जमशेदपुर। और यहाँ पे काम के सिलसिले में टाटा स्टील से जुड़े बहुत सारे लोग देश के बहुत सारे क्षेत्रों से आते हैं, and they belong to various cultures, various states, and because of that we are actually, हम लोग अपने रिलीजन, अपने कल्चर को तो देखते ही हैं, सीखते ही हैं, उसके साथ साथ we have been inclusive to understand and accept other cultures also। यहाँ पे हम दुर्गा पूजा देखते हैं, यहाँ पे हम गणेश पूजा देखते हैं, विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो सारे कल्चर्स हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जमशेदपुर में। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जमशेदपुर में महाराष्ट्र मंडल, हितकारी मंडल है, जिस वजह से एक बहुत ही छोटा हमारा 250 से 300 फैमिलीज जो मराठी फैमिलीज हैं, हम सबको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बचपन से ही कि हम लोग क्लोज नेट रहे, एक छोटी सी कम्युनिटी क्लोज नेट रहे, अपने कल्चरल वैल्यूज शेयर करें, सारे फेस्टिवल साथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बचपन से ही हमने हर एक फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट किया है, बहुत अच्छी यादें हैं उन चीजों को लेके। उसी तरह सिर्फ महाराष्ट्र मंडल ही नहीं, आप यहाँ पे बंगाल क्लब देखेंगे जमशेदपुर में, यू विल हैव मद्रासी सम्मेलनी, केरला समाजम। तो जमशेदपुर में ओवरऑल एक डेवलपमेंट जो होती है किसी भी व्यक्ति की, आप देखेंगे कि वी आर क्लोज नेट फॉर आवर कल्चर ऑल्सो, एंड हम लोग इंक्लूसिव है बाकी की चीजों को सीखने के लिए भी और एक्सेप्ट करने के लिए भी। तो इस वातावरण में मैं पली बड़ी हूँ, दैट हैज केप्ट मी वेरी क्लोज टू द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। जी, बिल्कुल, बिल्कुल रचना जी। जितने भी लोग यहाँ जमशेदपुर से ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आगे रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि हम बहुत ओपन टू अदर कल्चर्स टाइप का हमारा अपब्रिंगिंग है। ये बहुत सही बात कही आपने। और आपने विशेषतः एक-एक जमशेदपुर के एक-एक क्लब का या कम्युनिटी का उदाहरण देते हुए उसे बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने बचपन में या अभी जब आप पढ़ रही थी, ऐसी कौन-सी धार्मिक पुस्तकों या ग्रंथों का पठन किया है? मुझे पता है कि विशेषतः भगवत गीता में आपकी बहुत रुचि है, तो वो किस प्रकार निर्माण हुई, किस एज में निर्माण हुई और कैसे आपने उसका अभ्यास किया? तो सर्वप्रथम मैं सारे दर्शकों को ये स्पष्ट कर दूं कि ये प्रश्न, मेरी धार्मिक यात्रा बस अभी अभी शुरू हुई है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं खुद को बहुत सक्षम या ज्ञानपूर्ण नहीं समझती। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मुझे प्राची ने दिया है आप सभी लोगों से बात करने के लिए, और हमारा जो प्रयोजन है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम जो भी सोचते हैं या जो भी समझ रहे हैं, अच्छे व्यूज हैं, अगर हम लोगों तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए
मेरा जो भी छोटा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. So please accept it as a small experience. I don't consider myself as very knowledgeable, but please let me go ahead with that. Sure, तो sure. सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड, धर्म ग्रंथों से रिलेटेड या रिचनेस ऑफ कल्चर से रिलेटेड नॉलेज है, वो बहुत कम है. Either it is incomplete or whatever knowledge they have, they are misinformed. तो मिसइन्फॉर्म्ड होने के बहुत ही डेंजरस डिसएडवांटेजेस हैं. उनमें से एक ये है कि जब हमें मिस इन्फॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन हमारी इनकम्प्लीट है अपने ही धर्म के बारे में, तो क्या हो जाता है कि वी फील दैट एनीथिंग, जो भी बात हमारे सामने हो रही है, वी फील दैट इट इज बेसलेस. ओके, क्योंकि हमारी उसमें इन डेप्थ स्टडी नहीं हुई. सेकेंडली, जब कोई हमारे कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ पॉइंट आउट करते हैं या कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो हम अपने अज्ञानता के तिमिर में इतने डूबे हुए हैं, फंस चुके हैं, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, अज्ञान है हम, तो हम उनसे उस बारे में तर्क वितर्क नहीं करते एंड वो एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें जो वो हमें हमारे धर्म के बारे में बताते हैं. तो इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन या नो इन्फॉर्मेशन ये हमें बहुत मिसलीड करती है, मिसगाइड करती है, और अल्टीमेटली वी बिकम वेरी वीक, क्योंकि हम अपने रूट्स पे ही विश्वास करना भूल जाते हैं. जो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उस पे हम बिलीव करना ही छोड़ देते हैं, तो हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहते. एंड द वेरी थर्ड थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी ऑल नो कि हमारा हिंदू कल्चर या धर्म कितना ज्यादा रिच है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हर एक जन, हम लोग हर एक कोई ना कोई प्रॉब्लम से डील कर रहा है, राइट? नो वन कैन से दैट टुडे आई एम टोटली हैप्पी. वी ऑल हैव वन और द अदर प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए या हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स में जब फंस जाते हैं तो हम इधर उधर ढूंढते हैं उसके आंसर्स. लेकिन अगर हम अपने बाकी के वेद ग्रंथ या उपनिषद तो छोड़िए, अगर हम सिर्फ भगवत गीता ही बहुत डिटेल में पढ़ें या समझने की कोशिश करें, तो भगवत गीता इज एक्चुअली द वे टू लिव लाइफ. इट टीचेस अस हाउ टू लिव लाइफ. तो हमारे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में ही है, एंड इट इज एक्चुअली द वे to teach us how to live. The art of living is hidden in Bhagavad Gita. और इसीलिए मैंने इस बात को ही समझते हुए भगवत गीता में रुचि ली. लेकिन इसका एक बेस और भी है जो मैं पर्सनल लाइफ से शेयर करना चाहती हूँ. करीबन 30 साल पहले मेरे दादाजी ने हमारे घर में ही भगवत सत्संग स्टार्ट किया, जिसमें भगवत गीता डिस्कस होती थी. तो उसमें जो भी इंटरेस्टेड लोग हुआ करते थे, वे हमारे घर में वीकली ट्वाइस आते थे, और उस मंडे एंड थर्सडे ऐसे दिनों में 2-2 श्लोक लेकर उसका डिस्कशन हुआ करता था, और उसमें सभी लोग अपने विचार रखते थे और डिस्कशन करते थे हर एक श्लोक. तो ये चीज काफी सालों तक कंटिन्यू हुई. मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने भी इस चीज को कंटिन्यू किया, सत्संग हमारे घर होता रहा. ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ऑल्सो वी हैव मेंटेन्ड दिस, क्योंकि ये ऑनलाइन हो पाया, तो ऑनलाइन भी ये अभी चालू है. तो किसी ना किसी तरह भगवत गीता हमारे लाइफ में थी. तब बचपन में मुझे उतना नहीं समझता था, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इसी कारण भगवत गीता हमारे जीवन के बहुत करीब रही है. और उसी के बाद नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट सिनेरियो. जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे पास, सबके पास काफी वक्त था, और मैंने और मेरी माँ ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ज्ञानेश्वरी पढ़ें. तो ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर जी के भगवत गीता का भावार्थ रूप है, तो भावार्थ रचना है. तो मम्मी क्योंकि बहुत अच्छा मराठी और संस्कृत पढ़ते हैं, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप पढ़िए. ये ऑनलाइन ही कर रहे थे. मैं अकोला में हूँ, वो जमशेदपुर में है. तो मम्मी
पढ़ते थे ज्ञानेश्वरी। हमने डिसाइड किया था रोज एक पेज पढ़ेंगे। और क्योंकि पिताजी ने रेगुलरली सत्संग अटेंड किया है तो उनको काफी नॉलेज था, तो वो हमें समझाते थे। जो पेज हमने पढ़ा उसके बारे में मम्मी पढ़ती थी और पिताजी समझाते थे। तो इस तरह से हमने ज्ञानेश्वरी भी कंप्लीट की। और ये मेरे लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड एक्सपीरियंस है कि मम्मी माँ पढ़ रही है, पिताजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो भी ज्ञानेश्वरी जैसे इतने बहुत ही अच्छे ग्रंथ को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के बाद जब हमारा ज्ञानेश्वरी कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना भगवत गीता भी आगे पढ़ी जाए। और चिन्मयानंद मिशन, हम सबको पता है, चिन्मयानंद मिशन के थ्रू मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें वहां के जितने जो गुरुज हैं उनसे हम भगवत गीता के बारे में डिटेल्स स्टडी करते, लेक्चर होते हैं उनके ऑनलाइन, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं। और एक एक अध्याय को लेकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व होते हैं उसी के बाद हम अगले अध्याय में जा सकते हैं। तो इस तरह मैं आगे बढ़ी भगवत गीता को लेकर। एंड ये प्रोसेस अभी भी चालू है। अगेन आई एम नॉट वेरी फुलफिल्ड नॉलेजेबल पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन 2 पॉइंट मुझे आज शेयर करने हैं इसी से रिलेटेड। सबको बताना है कि भगवत गीता बेसिकली किस चीज से डील होती है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज डील होते हैं। तो जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पीरियोडिकल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी और वुमेन एम्पावरमेंट, इलिटरेसी, दीज आर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। बट भगवत गीता कोर इश्यूज को लेकर, कोर प्रॉब्लम्स को लेकर हमें गाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पेट दुख रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे और वो उन्हें पेन किलर देंगे या कुछ खाने पीने में बदलाव बताएंगे। अगर वो उन्होंने दवाई ली और प्रिकॉशंस लेने के बाद भी पेट दर्द ठीक नहीं होता है और 2 हफ्ते बाद फिर से वो दर्द परसिस्टेंट है, फिर से जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें क्या बताते हैं कि अब आप टेस्ट कीजिए। अब डीपर हम जाएंगे और समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो टेस्ट होंगे या सोनोग्राफी होगी, जो भी होगा। तो इसी तरह हमारे लाइफ में जब बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज नॉट डीलिंग विद द कोर इश्यूज ऑफ लाइफ। भगवत गीता इज टेलिंग अस कि हमारे कोर इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जब हम डायरेक्टली उस कोर इश्यूज को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि लाइफ कैसे लीड करनी है, तब ये जो ऊपर वाले प्रॉब्लम्स हैं ये तो हम बहुत इजीली हैंडल करेंगे। तो भगवत गीता इज अगेन डीलिंग विद द कोर इश्यूज, जो कि हमें लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक स्ट्रगल को डील करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सबको समझना है कि अभी जो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रांजिशन देख रहे हैं। एक मतलब वॉर सिचुएशन अराइज हो रही है, श्रीलंका, पाकिस्तान, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, वी आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। तो द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्लेस टू स्टे, बहुत ही आसान नहीं होने वाला है आगे की जनरेशन के लिए। हमारी तरफ से आने वाली जनरेशन को ये भगवत गीता पढ़ना, समझना, ये एक शस्त्र रहेगा उस टाइम में, उस पीरियड को बहुत ही सहजता से आगे जीने के लिए। तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस जो हमने अपने आने वाले जनरेशन को जरूर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक इश्यू आता है, हमारे पास ही खुद आजकल टाइम नहीं है, तो बच्चों के पास ना टाइम है, ना पेशेंस है, ना इंटरेस्ट है। तो ये अब हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्हीं चीजों को हम एक कंज्यूमेबल कैप्सूल में कैसे उनके सामने प्रेजेंट करें। कंज्यूमेबल कैप्सूल इन द सेंस इट शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज, एंड इन अ वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम, स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम वो लोग उस बात को समझ पाए। क्योंकि आजकल आप जब देखते हैं रील्स या शॉर्ट्स या छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं, तो युवा पीढ़ी उसमें इंटरेस्ट लेती है क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। उसी तरह हम भी जब अपने आगे की पीढ़ी को ये इसमें से कोई भी बात सिखाना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है दैट वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम शॉर्ट एंड कंज्यूमेबल। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें मैं भगवत गीता से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ। रचना जी, बहुत अच्छा लगा आप ये सब सुनकर, और आपकी पारिवारिक संस्कृतियों के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत ही एक रिच
हेरिटेज मिली है अपने परिवार से, ये तो मैं पर्सनली जानती ही हूँ, पर फिर भी ये बहुत अच्छा लगा इतने डिटेल्स में सुनकर। और बिल्कुल सही कहा आपने भगवत गीता के बारे में, भविष्य के जवाब हमें भूतकाल से ही मिल सकते हैं। तो ये भगवत गीता पढ़कर हम हमारे सारे भविष्य की समस्याओं का किस तरह से हल निकाल सकते हैं, इसके लिए ये एक अच्छा उपाय है, जिसके बारे में सिर्फ युवा पीढ़ी को ही नहीं, हम सबको ये पढ़ना ही चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और मुझे एक बात और कहनी है कि कोविड के टाइम पे आपने ये सारे छोटे-छोटे उपक्रम शुरू किए, तो ये आपकी और आपके कुटुंब की पॉजिटिविटी को दर्शाती है। कोविड एक बहुत ही बुरा समय था इस देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और लेकिन ऐसे में भी धैर्य बनाए रखना और वो सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखकर अपने आस-पड़ोस के लोगों में उसे उसका प्रचार करना, ये बहुत ही प्रशंसाजनक बात है। धन्यवाद आपका और आपके कुटुंब का भी, जिन्होंने इतने अच्छे, इतने रिच संस्कार दिए हैं आपको। तो इन्हीं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रचना जी, मेरा आगे का सवाल ये है कि स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए कुछ किया जाए, और ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया? मतलब हमारा हमारा जो शीर्षक है, कशी घड़वावी युवा पीढ़ी को सक्षम कैसे बनाए? तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आए, और इस बारे में आपने कहाँ से शुरुआत की? I have been teaching graduation students, management students since 18 years. जैसे कि मैंने बताया कि हम अमरावती यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज रन करते हैं यहाँ अकोला में। तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स मतलब बीबीए, बीसीए, एट द सेम टाइम एमसीए, इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो जब इनको मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ, तो उनके काफी नजदीक रह के उनको समझ देखते हुए मैंने ये समझा कि ये जनरेशन बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, दे आर फास्ट लर्नर्स एंड एट द सेम टाइम दे आर मल्टीटास्कर्स। एक ही साथ बहुत सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं, बहुत ही जल्दी पिकअप करते हैं कुछ भी सिखाओ। तो जब मैंने ये चीजें उनमें देखी, तो ये भी समझ में आया कि इतने ज्यादा जो पॉजिटिविटी है इस जनरेशन में, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जो उनको परफॉर्म करने से पीछे खींचते हैं। तो वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, अगर उसको सही तरीके से उन बच्चों को हम गाइड करें, ट्रेन करें, तो वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे लाइफ में। अपने पॉजिटिविटी को का पलड़ा जब उनका भारी हो जाएगा, नेगेटिविटी का पलड़ा जब कम हो जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे लाइफ में। और यही बात समझते हुए मुझे वहीं से विचार आया कि क्यों ना मैं इस युवा पीढ़ी को, स्पेशली टीनेजर्स को ट्रेन करूं। और वहीं से मैंने शुरुआत की टीनेजर्स को ट्रेन करने की। ओके, ओके रचना जी। तो इस इन इन बातों को लेकर आपने कौन से उपक्रम किए हैं या प्रकल्प हाथ में लिए हैं, और उन्हें आप हमें विस्तार से बताएं। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स इत्यादि कंडक्ट किए हैं, तो उनके बारे में हमें बताएं। श्योर। प्राची जी, ये क्वेश्चन डील करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे ध्यान में आए कि हमें डील करने चाहिए, और फिर मैं उन कोर्सेज पे भी आगे बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि मैं युवा पीढ़ी को पढ़ा रही थी, तो मुझे पता चला कि ऐसे कुछ गैप एरियाज हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग देके उस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं। तो I have trained myself. I have got certification, international certification as a trainer and a life coach. और मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी सीखा है, जिसके थ्रू मैं बच्चों को, युवा पीढ़ी को ट्रेन करती। तो इसमें कुछ मेन इश्यूज हमने पॉइंट आउट किए कि कौन से ऐसे कोर इश्यूज हैं जहाँ पे आज कल बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि द आउटर वर्ल्ड इज बिगर देन द इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड मतलब हमारे खुद के अंदर दिमाग, हमारा मन, एंड आउटर वर्ल्ड इज पूरी बाहर की दुनिया। तो बच्चों को क्या लगता है आजकल युवा पीढ़ी को, कि बाहर की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं,
जिस तरह से हमारी थॉट प्रोसेस है उससे इम्पोर्टेंट बाहर की दुनिया है। अब ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैजेट्स, मतलब मोबाइल। तो इस वजह से क्या होता है कि उन्हें कुछ एक्सप्रेस करना है तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, उन्हें कुछ कम्युनिकेट करना है वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, उनको कुछ भी अगर कहना है, कुछ भी एक्सप्रेस करना है, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया दैट दे ऑल्सो फील दैट एट टाइम्स अगर सोशल मीडिया से उनके किसी बात को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो दे फील दैट दे आर नॉट वर्दी। ओके, एंड दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक इशू कि आप बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, या ज्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज को देना है कि आप खुद को किस तरह डेवलप कर रहे हैं, आप अपने विचारों को किस तरह डेवलप कर रहे हैं, खुद की लाइफ में आप अपने में चेंजेस किस तरह ला रहे हैं। ओके, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सबको समझने के लिए, दैट डीपर वी गो विद इन, हायर वी विल गो इन लाइफ। डीपर वी गो विद इन मतलब थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सेल्फ, खुद को समझ के मेडिटेशन करके अपने पर्पस, लाइफ गोल समझ के, पर्पस समझ के, हम जितना खुद को समझेंगे, डीपर अपने अंदर में जितना जाएंगे, अपने अंदर जितना मंथन करेंगे, उतना ही हम लाइफ में बाहर परफॉर्म कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उल्टा हो जाए, वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ना कि बाहर की दुनिया को। ये एक फर्स्ट इश्यू है जो हमें हर एक युवा पीढ़ी को समझाना है। सेकेंडली, द एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस और फेलियर्स। जो भी युवा पीढ़ी है वो, उनके पास ज्ञान तो बहुत है, क्योंकि ऑन अ क्लिक ऑफ अ कंप्यूटर दे कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन। आज गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे जाइए, किसी भी ऑनलाइन साइट पे आप जाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, आप प्रोडक्टिव जरूर हो पाएंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व कैसे करें, एंशियस हो जाएंगे आप, अचानक डिप्रेसिव। आज अगर छोटे छोटे बच्चों से भी अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं, ओ माय कंप्यूटर, माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, इट इज सो डिप्रेसिंग। इस तरह के कमेंट्स बच्चे देते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे डांटा और लगता है कि लाइफ में अब कुछ है ही नहीं। तो छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करना, या उसको उतना, उस प्रॉब्लम को उतना ग्लोरीफाई करना कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो आजकल की जनरेशन, दे आर डूइंग वेरी लेस एंड ग्लोरीफाइंग मोर। और हो सकता है शायद हम लोग भी उसी तरह के फेज में हैं, हम भी उसी तरह करते हैं। मंदिर में जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, हम उस फूड का फोटो ले रहे हैं। ओके, सो वी आर डूइंग वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट आवर, हमारे पहले की पीढ़ियों ने जो कार्य किए हैं उनसे कंपेयर तो आज हमारे कार्य बहुत कम है, लेकिन हम उसे सेलिब्रेट इतना करते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी ग्रेट वे ऑफ लिविंग लाइफ। मतलब अगर आज एक बहुत ही ये सैड चित्रण है, लेकिन पहले जिस तरह से वीर गति को प्राप्त होते थे लोग या मृत्यु होती थी, आज तो सेल्फी लेते लेते कोई खाई से गिर जाए, या फोन पे ध्यान है इसलिए रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो वी आर नॉट कॉन्शियस, दिस इज द मेन इशू, एंड इट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम विद द यंगस्टर्स। इस वजह से what is happening is they have lost control and they are unable to solve the problems in life, क्योंकि ध्यान उनका सारा उस जगह पे है, ना कि उस जगह की प्रॉब्लम्स कैसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। दे ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर लाइक अ व्हील, मतलब एक चक्र है। अभी अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा, और बुरा समय है तो उसके बाद अच्छा समय भी आएगा। तो वट एवर इज राइट नाउ इज नॉट कॉन्स्टेंट। अगर वो एंजॉय भी कर रहे हैं तो उन्हें ये सीखना है कि इसके बाद कुछ परिश्रम भी रहेगा, दुख का समय भी आएगा। और अगर परिश्रम है, दुख का समय है, तो ये समझना है कि आगे चल के अच्छा वक्त भी आएगा। तो ये चीजें भी हमें उन्हें सिखानी है कि लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक अ ग्राफ। तो जब बुरा वक्त है डिप्रेस फील करके नहीं बैठना है, अच्छा वक्त है तो टू मच सेलिब्रेशन भी नहीं करना है। वी ऑल हैव टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। ये एक right. And one more important aspect is that having control on our five senses. Now, having control over our five senses, ये चीज भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताई हुई है, और उन्हें इस वजह से ऋषिकेश भी कहा जाता है। Having control on five senses means हम जो देखते हैं, हम सबको पता है कि किस तरह से आजकल युवा पीढ़ी पोर्नोग्राफी में फंस गई है।
whatever एक एक इंटरव्यू सुना था मैंने जिसमें पूछा गया था कि नेटफ्लिक्स और इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं उनके डायरेक्टर से पूछा गया था कि आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन। तो उनका इतना हैरान कर देने वाला जवाब था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं लोगों की नींद, स्लीप। दैट मीन्स वो चाहते ही नहीं कि हमारे कि उनके दर्शक सोए। वो चाहते हैं कि एक के बाद एक सीरीज देखते ही रहे। एक सीरीज हो गई, दूसरी सीरीज, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, और हमारे युवा पीढ़ी, हम इवन हमारी जनरेशन उसी में बिजी रहे, कोई प्रोडक्टिव काम ना करे। सो दे डोंट वांट अस टू रेस्ट आल्सो, दे डोंट वांट अस टू स्लीप, दे जस्ट वांट अस टू कंज्यूम जो वो दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से, सो द फर्स्ट इज थ्रू अ साइट, वी मस्ट हैव कंट्रोल ओवर आवर व्हाट वी आर वाचिंग। किस क्वालिटी का हम अपने दिमाग के अंदर इनपुट्स दे रहे हैं, व्हाट वी आर ईटिंग। अभी आप देखेंगे कि इस तरह बहुत से बच्चे अगर वो बहुत ज्यादा इंटरनेट के सामने, कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने हैं तो अनहेल्दी खाना भी बढ़ जाता है। दे आर ओवर ईटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं आजकल बहुत लोगों को। या तो बहुत कम खा रहे हैं या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बट दे आर नॉट माइंडफुली ईटिंग। ओके, तो व्हाट यू आर ईटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू आर टॉकिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब आप आज किसी भी नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी इंस्टाग्राम रील पे देखेंगे तो दे आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेजेस सो कैजुअली, जैसे कि वो हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज टोटली मिसगाइडिंग आवर यंगस्टर्स। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह के शब्द सुन रहे हैं और जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं, इट इज ऑल क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन अराउंड यू। आपके आसपास उसका ऑरा बनता है, वो वाइब्रेशन बनता है जो लो हो जाता है जब आप लो क्वालिटी की बातें सुनते हैं, लो क्वालिटी की बातें कहते हैं, तब भी आपका वाइब्रेशन लो होता है, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन लाइफ। अगेन इस सो आई कंप्लीटेड दैट, हम किस तरह की चीजें देख रहे हैं, किस तरह की चीजें सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। Again, sleep deprivation, because they are busy doing so many other things but not taking rest. So we all should know and also help them take control of the 5 sense organs. ये एक बहुत important चीज है जो उनको हमें बतानी है। And last that we all have to take care of is our physical health also. ये सारे points जो मैंने बताया, it was related with the mental health, but physical health is also very important. And if we help them कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। अगर स्पोर्ट्स के लिए नहीं वक्त दे सकते तो कम से कम आप उसमें 15 से 20 मिनट अपने लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का योगासनास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट कीप योर बॉडी मूविंग। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू स्पेशली कन्वे टू ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द टीनेजर्स, दैट जिनको मैं सिखाने वाली हूँ, ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपने कोर्सेज बनाए। ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो रचना जी, इन सब के आपके इन कोर्सेज बनाने के लिए या इन सब आपका जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए आपने हमारे धार्मिक ग्रंथों की या हमारे जो श्लोक हैं उन सब की किस प्रकार उनसे मदद ली है, वो मैं जानना चाहती हूँ। जी, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मेरा पहला वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगा बताना भी चाहिए। तो ये चीजें मैंने अपने कोर्सेज में कैसे इंक्लूड की। तो फिर से कोविड के पीरियड में भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लकीली हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम राम रक्षा स्तोत्र, हम सभी को पता है राम रक्षा स्तोत्र कितना पावरफुल है। हेड से लेकर हर एक बॉडी पार्ट टिल टो हमें राम रक्षा स्तोत्र में सिखाया। जब हम कहते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक बॉडी पार्ट को किस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए ये हम स्तोत्र कहते हैं। तो ये स्तोत्र बहुत पावरफुल है। हर एक इंसान ने अगर इसका रोज हमने इसको चांट किया तो बहुत फायदे हैं। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि हर एक फैमिली में आजकल दादाजी दादी जी नहीं है, पेरेंट्स को भी आजकल वक्त नहीं है ये चीजें सिखाने का, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन ही बच्चों को ये स्तोत्र सिखाऊं।
तो पहले मुझे शंका थी कि कौन सीखेगा, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ऑल ओवर द इंडिया, फ्रॉम कश्मीर से भी मेरे स्टूडेंट थे और चेन्नई से भी मेरे स्टूडेंट्स थे। तो ऑल ओवर इंडिया, एंड द एज ग्रुप, आप सब सरप्राइज रहेंगे कि 5 साल की बच्ची भी थी मेरी बैच में, एंड जो रिटायर्ड प्रोफेसर है वो भी मेरे बैच में थे। तो मुझे धीरे धीरे इतना खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, मैं ये जो कार्य कर रही हूँ ये अच्छा कर रही हूँ और लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। और कम से कम इसकी 5 से 6 बैचेस कोविड के पीरियड में ही मैंने ली, जिसमें राम रक्षा स्तोत्र सिखाने का मौका तो मिला। मैंने उसमें 2-3 चीजें ऐड की। एक चीज थी उसमें ओम का उच्चारण, क्योंकि ओम का उच्चारण के भी बहुत फायदे हैं। तो मैंने सोचा, जिस तरह से अभी मैं इस इंटरव्यू में मैंने बहुत बार कह रही हूँ कि मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहती हूँ कि जो भी मैं मैक्सिमम बोल पाऊँ। तो राम रक्षा स्तोत्र में भी मैंने अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया कि जब इतने बच्चे मेरे पास हैं तो सिर्फ राम रक्षा स्तोत्र ही नहीं, मैं उन्हें और 2-3 चीजें बताऊं। तो उसमें मैंने ओम का उच्चारण उन्हें सिखाया, उसके क्या फायदे हैं वो समझाया। सेकेंडली, तीर्थ जो हम पीते हैं, जब हम आचमन तीर्थ लेते हैं, तो तीर्थ पीते समय हम जो मंत्र कहते हैं वो उन्हें बताया, तीर्थ का इम्पोर्टेंस बताया। थर्डली, उनको ये भी बताया कि आप किस तरह से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, उठना कैसे है और सोना कैसे, द आर्ट ऑफ स्लीपिंग एंड आर्ट ऑफ वेकिंग अप राइट। क्योंकि आप जितने पॉजिटिवली खुद को, अपने दिमाग को पॉजिटिव बना के सोते हैं, उतने ही पॉजिटिवली आप उठते भी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने उसमें ऐड की। और कुछ अपने जो श्लोक हैं, 2-3 श्लोक, जैसे गायत्री मंत्र है, एक क्लास स्टार्ट करते समय जो श्लोक कहा जाता है, तो ये 2-3 श्लोक भी मैंने उन्हें सिखाए। इसके अलावा मैंने तभी संस्कार स्किल्स वर्कशॉप ये स्टार्ट किया। तो जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, संस्कार स्किल्स, तो स्किल्स क्या है, विच इज रिक्वायर्ड कि आज के युग में बच्चों को फ्लरिश करने के लिए, कंपटीशन में आगे जाने के लिए, लोगों के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो उनके साथ डील करने के लिए आपके आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, जिस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज स्किल्स। तो वो, एंड एट द सेम टाइम संस्कार, क्योंकि हमने ये पूरा इंटरव्यू जो आप देख रहे हो कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कार इन आवर डेली लाइफ, तो ये दोनों चीजों को मिक्स करके आई मेड संस्कार स्किल वर्कशॉप। तो दिस वाज अ 5 वीकेंड वर्कशॉप, जिसमें मैं बच्चों को हर एक एस्पेक्ट पे वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए सिखाती थी। उस पे कुछ उनको टास्क मिलते थे, वो टास्क भी परफॉर्म करते थे। एंड वन important aspect that I had added in this was, I had taken a guest lecture on अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस की, हमारे ये इम्पोर्टेंस समझना कि गाय का हमारे धर्म में इतना क्यों इम्पोर्टेंस है। तो ये एक चीज मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि लकीली मैं उस समय गौशाला बहुत रेगुलर जाने लगी। तो जब मैं हमारे यहाँ गौरक्षण बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन होता है, तो मैं वहाँ रेगुलर जाती हूँ, और वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जब मुझे ये इंफॉर्मेशन दी कि गाय हमारे धर्म में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, साइंटिफिकली उसका क्या रीजन, तो ये सारी चीजें जब मुझे समझ में आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अभी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताऊं। क्योंकि यही जनरेशन आगे चल के जब लोगों से सुनेगी कि अरे तुम लोग ना अननेसेसरी किसी की भी पूजा करते हो, कुछ भी टिप्पणी आती है, तो बच्चों के पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्यों हमारे धर्म में ये इम्पोर्टेंट। राइट, उनके पास तर्क होना चाहिए उन्हें जवाब यस, देने के लिए। एंड व्हाई वी हैव साइंटिफिक बेस फॉर दोस थिंग्स, हमारे बच्चों को वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा हमेशा वो इंटेंशन होता है। तो फिर हमने वो गेस्ट लेक्चर रखा, बच्चों को वो समझाया, वो सिखाया, एंड आई हैड माई सेल्फ टेकन देम ऑल्सो। मैं आगे स्लाइड्स में वो फोटो भी है, आपको दिखाएंगे प्राची। तो आई हैव टेकन देम ऑल्सो टू गौशाला। आई हैव टोल्ड देम कि कैसे खिलाया जाता है, गाय को कैसे खिलाते हैं। छूने से डरते थे, मैं भी डरती थी, मैं सीखी कैसे गाय को हाथ लगाते हैं। आप सबको बता दूं कि ये बहुत रिसर्च किया है लोगों ने इस पे, और आप नेट पे भी जाएंगे तो इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे कि गाय के हर एक बॉडी पार्ट को टच करने से बहुत सारे पर्टिकुलर जो डिजीजेस हैं उस वो क्योर होते हैं। रेगुलरली करना पड़ता है। इफ यू आर टचिंग द हम्प, और इफ यू आर टचिंग द थ्रोट, बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, जिनको बहुत गुस्सा आता है, तो हर एक बॉडी पार्ट को अगर आप रेगुलरली टच करते हैं, उसको सहलाते हैं, तो बहुत सारे वो
प्रॉब्लम्स आपके कम होते जाते हैं। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बताना चाहती हूँ कि काउ डंग, अगर किसी को पोलियो है या पैर वीक है, तो काउ डंक अगर नी डीप अगर आप उस बच्चे को रेगुलरली रखते हैं, खड़ा करते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आयुर्वेद के शास्त्री जो रहेंगे वो आपको और अच्छे से बताएंगे कि कितने समय रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो भी पैर की वीकनेस भी बहुत हद तक क्योर होती है। तो इस तरह से ये इस संस्कार स्किल वर्कशॉप था। उसके बाद मैंने एकलव्य ये एक कोर्स स्टार्ट किया था। एकलव्य इज टोटली रिलेटेड टू जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ एनीवन इन लाइफ, कोई भी अपने जिंदगी में जो चाहता है वो किस तरह से अपने जिंदगी में हासिल कर सकता है, उसके लिए मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज हर एक स्टूडेंट किस तरह से अपने अंदर वो डेवलप कर सकता है, एकलव्य इज टोटली रिलेटेड टू दैट। And the very new project that I am now working on is conscious parenting. तो कॉन्शियस पेरेंटिंग में मैं वर्क कर रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर मुझे बच्चों पे वर्क करना है तो उसका बेस है उनके पेरेंट्स, तो आई हैव टू वर्क विद पेरेंट्स ऑल्सो। तो अब मेरा जो लेटेस्ट अभी मैं लॉन्च करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ इज कॉन्शियस पेरेंटिंग, विच विल बी रिलेटेड विद ट्रेनिंग टू पेरेंट्स। ओके, तो ये मैं सभी श्रोताओं को यही बताना चाहती हूँ कि रचना जी को हमने इस कार्यक्रम संस्कृति संवर्धन के अंतर्गत क्यों बुलाया, क्योंकि ये जो भी कर रही है ये अपने संस्कृति से रेफरेंसेस या गाइडेंस लेकर कर रही है, और वो अपनी संस्कृति किसी ना किसी तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ी को पास डाउन कर रही है। तो यही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इनके बारे में, और हमने डिसाइड किया था कि हम ये इंटरव्यू करेंगे। तो थैंक यू रचना जी, आपने इतने डिटेल्स में आपके जो जो उपक्रम है उनके बारे में हमें बताया है। ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें हैं जो हम इस सेशन में एक डेढ़ घंटे के सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे एकलव्य के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, शायद हो सकता है मैं आपसे फिर से कनेक्ट करूं, उसके बारे में और सुनना चाहूँ। लेकिन अभी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ। तो हर एक पर्सन के जो भी प्रकल्प होते हैं उनमें कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी होती है, और डेफिनेटली कोई ना कोई फेलियर स्टोरी तो मैं नहीं कहूंगी, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट अ पर्सन फेसेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आप ये दोनों मुझे बताएं, आप कोई भी एक अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी बताएं, और कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपने फेस की स्पेशली टीनेजर्स को लेकर, या sometimes they tend to be arrogant or they back answer, कुछ ऐसा आपने फेस किया हो तो ये आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि डिफिकल्टीज कहाँ आती है जी। हाल ही में मैं काउंसलिंग भी करती हूँ बच्चों की, तो हाल ही में एक पेरेंट्स का फोन आया था कि बहुत ही छोटा सा इशू है कि मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू कॉमन है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है और वो पढ़ने में फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि मार्क्स कम मिलते हैं। तो ये जो इशू है इस बारे में मैंने स्टूडेंट से बात की, लड़की से बात की, उसे समझाया, और कुछ टेक्निक्स है जैसे मैंने बताया, एनएलपी टेक्निक भी उसे बताई कि किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकती है अपना कंसंट्रेशन, हाउ वो किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। लेकिन एक बहुत ही बेसिक जो प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट में या हर एक पेरेंट में भी जो आती है वो ये है कि आई आस्क द गर्ल कि बेटा आपको मैथ्स में अगर प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, अगर स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं रोज? She said I'm not regularly practicing 5 to 6 sums if I'm practicing. तो यहाँ आप देखेंगे कि इनपुट बहुत कम है, मेहनत कम है। तो एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ हम कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं? जहाँ पे हमारी मेहनत कम है या हम सही दिशा में अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है गलत दिशा में जा रही है। तो अगर मुझे मैथ्स में इम्प्रूव करना है तो बहुत साधारण सी बात है, मुझे मैथ्स के 10 से 20 सम तो रोज करने ही चाहिए। उसी तरह किसी भी एरिया में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर पेरेंट्स भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है आज कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत मोबाइल से चिपके रहते हैं, लिटरली ऐसे वर्ड्स रहते हैं। लेकिन आई वांट टू इवन आई ऑलवेज इवन आस्क पेरेंट्स कि आप खुद को कितना इन्वॉल्व करते हैं उनके डेवलपमेंट में,
आपके हाथ में कितना मोबाइल रहता है दिन भर में? आर यू कीपिंग योर मोबाइल असाइड और फिर आप बच्चे को टाइम देके उसके साथ 1 घंटा बैठ के उसके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, उसकी दुनिया समझने की, उसकी लाइफ समझने की कितनी कोशिश करते हैं आप? तो घर के वातावरण में जब आप देखते हो कि शाम को खाना खाते समय टीवी चालू, क्यों ना वो वक्त हम एक डिस्कशन का पीरियड रखें कि खाना खा रहे हैं तो हमारा दिन कैसा रहा, बच्चों से पूछे और अपना भी बताए, क्योंकि बच्चे आजकल एक बहुत ही डेंजरस ट्रांजिशन आ रहा है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है बड़ों के क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में जानने के लिए। दे आर बिकमिंग मोर सेल्फिश। हम बड़ों से क्या ले, क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन योर डिफिकल्टीज ऑल्सो। उनको ये बताइए कि आप भी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, बिकॉज दे विल फील दैट लाइफ इज इजी, क्योंकि हर चीज बहुत इजीली मिल रही है। मोबाइल 15-20 हजार का हाथ में आ रहा है तो कैसे आ रहा है? डिफिकल्टीज, पेरेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज, ओनली देन दे आर गेटिंग द मोबाइल। तो अपनी स्ट्रगल्स भी शेयर कीजिए। जब पेरेंट्स हर एक बच्चे को बस अच्छी चीजें दिखाते लाइफ में, ओनली द गुड पार्ट ऑफ लाइफ, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। व्हेन दे आर टेलिंग कि अभी पढ़ लो बाद में बहुत अच्छा है, बहुत गलत बात है। बाद में फिर से प्रॉब्लम आएगी, ये बताइए ना। बाद में फिर से स्ट्रगल है लाइफ में, और स्ट्रगल के बाद अच्छे दिन भी है, लेकिन फिर से स्ट्रगल है। इट इज गोइंग टू हैपन। So these are the things that I feel challenging when I have to explain it to parents. But okay, this is part of my job, but it is a very important aspect that I first. That's why I said कि मुझे parents को पहले train करने की जरूरत है, बाद में बच्चे तो हो ही जाएंगे train, क्योंकि they are soft to handle. But parents now they have become hard coconut. I want to train parents first, और उनके through फिर मैं parents को कर पाऊंगी। एब्सोल्युटली। और कोई एक सक्सेस स्टोरी भी बताएं जहां पर पेरेंट्स आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ थे, या स्टूडेंट और आपका कोई एक बॉन्ड रिलेशन, कुछ भी जो भी आप बताना चाहें। बहुत सारे हैं। मैं रिव्यूज तो लेती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपने सिखाया है तो उसके बाद लोगों का रिस्पॉन्स या उनके लाइफ में कुछ चेंज आया है या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो कहते ही हैं कि अच्छा लगा बहुत आपका कोर्स, और अभी जो जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं या लाइफ की तरफ देखने का नजरिया है वो उनका बदल गया है। एक लेडी से रिलेटेड भी मैं एक रिसेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब पे अपना एक वीडियो डाला था विच वॉज रिलेटेड टू किस तरह से स्त्रियों को स्ट्रगल करना पड़ता है, बट दे हैव टू फाइट देयर ओन वॉर एवरी टाइम। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको हमेशा मदद मिलेगी। तो इससे रिलेटेड मैंने खुद एक पोएम बनाई थी दुर्गा से रिलेटेड, स्त्रियों के स्ट्रगल से रिलेटेड, और वो यूट्यूब पे डाली थी। और मैं हर संडे को एक मेडिटेशन क्लास लेती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा सत्संग, मॉडर्न सत्संग है और मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन, वो सिखाती हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें 2-3 लेडीज ने मुझे स्पेशली कहा कि मैम आप जिस तरह से गाइड कर रहे हैं और जिस तरह से आपने नोटिस करके हमें बताया है कि यस देयर विल बी स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ, लेकिन हमें उसको फेस करने से डरना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो दे फील कनेक्टेड टू मी। तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैं जब अपने श्रोताओं से बात कर रही हूँ या कुछ भी उनसे कह रही हूँ, मैं उनकी जिंदगी समझ के जब कुछ उन्हें बता पा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं सफल हो रही हूँ अपने कार्य में। तो वो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड आई एम वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली यू आप जिस तरह से ट्रेडिशंस और मॉडर्न कल्चर को ब्लेंड कर रही है और उसका सही उपयोग कर रही है, चैनलाइज कर रही है उसे, ताकि उससे समाज के एक सर्टेन वर्ग का किसी तरह से भला हो, तो ये तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी ही थी, इसमें कोई बात नहीं है। और बहुत बहुत बेस्ट विशेस भी है आपको, ताकि आप ऐसे और बहुत से उपक्रम आपको आपको ध्यान में आए और आप उन्हें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें। तो मैं सारे श्रोताओं से एक बात कहना चाहती थी कि अभी रचना जी ने हमें इतनी सारी बातें बताई, पर हमारा एक सेगमेंट होता है जहां पर सारे प्रश्न और उत्तरों के बाद हम जो हमारे अतिथि हैं उनसे निवेदन करते हैं कि कोई एक सोशल मैसेज युवाओं के लिए या जो भी श्रोता देख रहे हैं उनके लिए बताए। तो रचना जी क्या कहेंगी आप इस बारे में? श्योर श्योर। सो एक सोशल मैसेज पेरेंट्स के लिए ये है
कि गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे एक सीड की तरह है, आप जिस तरह से उनको वाटर करेंगे, जितना टाइम देंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा व्यायाम करे, उनके साथ व्यायाम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल ना यूज करें, आप भी मोबाइल साइड पे रखिए। बी फर्स्ट बी एन एग्जाम्पल एंड दे विल फॉलो। एंड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि डोंट बी मतलब माइंडलेस स्क्रोलिंग मत कीजिए। बहुत कम लोग हैं ऐसे, रणवीर अलाहाबादिया या कैरी मिनाटी जैसे इन्फ्लुएंसर्स, जो बहुत कम है जो इस तरह के रील्स बना के, रील्स देख के पैसे कमा रहे हैं। यू हैव टू मेक अ लाइफ ऑफ योर ओन। आप अगर बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है, यू विल नॉट बी मेकिंग अ लाइफ आउट ऑफ इट, उससे आपकी जिंदगी नहीं बनने वाली। ट्राई टू बैलेंस, कीप अ बैलेंस इन एवरीथिंग। एंटरटेनमेंट आप कीजिए, उसी के साथ साथ बैलेंस कीजिए अपनी पढ़ाई, अपनी हेल्थ और अपनी सोशल मीडिया, हर एक चीज को बैलेंस रखिए। एंड लर्न वन न्यू स्किल एवरी ईयर। हर एक साल कुछ नया सीखिए, एक नई स्किल अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। इट कैन ऑल्सो बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एनीथिंग दैट यू वांट। एंड अभी जिस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उज्जैन बना है, एंड बहुत सारे जगह है देखने लायक, तो ट्रैवल कीजिए। यंगस्टर्स शुड ट्रैवल अ लॉट, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक ही कंट्री में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ट्रैवल, गेट न्यू एक्सपीरियंसेस, लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू स्किल्स, and don't stick to mobile phones and gadgets, because life is very beautiful outside social media, not inside the social media. डेफिनेटली एंड मैं पर्सनली आपसे अग्री करती हूँ इस बात पे। मतलब मेरा हमेशा ये मानना है कि मुझे 1000 ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं चाहिए। अगर मेरी लाइफ में बस 2 या 3 भी क्लोज रियल फ्रेंड्स हो तो वो काफी होते हैं हमारे लिए। तो ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और रचना जी, एक और बात कहना चाहूंगी। यूजुअली हम देखते हैं कि टीनेजर्स को बड़ा गुस्सा आता है कि जब बड़े बुजुर्ग उन्हें प्रीच करते हैं। मैं खुद जब 14-15 साल की थी, मुझे लगता था ये क्यों मुझे बता रहे हैं, मुझे क्या करना है। पर एक बात है, जब उन्हीं में से एक, मतलब आप तो अभी यंग है ऑब्वियसली, जब वो देखते हैं कि हमारे ही हमसे 10-15 साल ही बड़ी एक स्त्री जब हमें इस तरह की बातें बता रही है, तो हो सकता है उनके दिमाग पर उसका ज्यादा असर होता हो और वो आपसे कनेक्ट कर पाते हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है आपके बारे में। एंड कीप अप द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। Thank you. सो हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में है और हमारे इस संस्कृति संवर्धन एक संवाद का एक फॉर्मेट रहता है कि हमारे अतिथि ने जो भी अब तक कहा है, बोला है, हम उसके विषय में कुछ चित्र दिखाते हैं और उनसे 2-3 शब्दों में उस चित्र के बारे में कोई कहानी या जो भी है वो हम सुनते हैं। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि रचना जी हमें थोड़े थोड़े वाक्यों में उस बारे में कुछ बताएं। ये 3 चित्र है जो मैं ये 3 चित्र है जो रचना जी चाहती थी कि मैं एक साथ सबको दिखाऊं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप रचना जी, बोलिए। तो जैसे ये फर्स्ट चित्र आपने देखा, राम रक्षा स्तोत्र, मैंने बच्चों को स्टार्ट किया था सिखाना कोविड पीरियड में। और ये सेकंड जो आप देखेंगे, और प्राची जी सेकंड अगर आप दिखा पाए, यस, द 5th नंबर स्लाइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जब हमारा सीखना हो गया था राम रक्षा स्तोत्र, तो ये बच्चों को मैंने इनवाइट किया था। हमारे यहाँ पे अकोला में राम मंदिर है, तो जितने भी बच्चे अकोला में थे, आ सकते थे राम मंदिर, कोविड जस्ट खत्म हुआ था, तो उनको मैंने वहां आमंत्रित किया था और हमने वहां पे राम रक्षा स्तोत्र कहा था बैठ के, इस इतने सुंदर वातावरण में। और इसी के साथ साथ यूट्यूब में भी, आप जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा जहाँ पे हम ये सब राम रक्षा स्तोत्र कह रहे हैं। ये सब बच्चे हैं मेरे साथ, एंड एट द सेम टाइम जो अकोला से नहीं है, उन बच्चों का भी ऑनलाइन मैंने वीडियो बुलवाया था। तो आप वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे इतने क्लियरली, इतने अच्छे से ये स्तोत्र कह रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, ये चित्र उसी से रिलेटेड है।
और ये इसी तो के बहुत बाद जो अच्छा है। और आप इसी के बाद पर्यावरण जो के बीच में बैठकर ये सब कर रही है तो और बस भी ये मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। मंदिर का ही राइट। परिसर है। और ये चित्र भी इसी के साथ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे बच्चे हैं और कितने क्यूटली वो सीखने के लिए बैठे हैं, एंड दिस इज द रियल इंस्पिरेशन। जब इतने छोटे बच्चे रेडिली रोज कहे गए वक्त पे आके आपके साथ जब ये स्तोत्र सीख रहे हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो एवरी एज ग्रुप इज लर्निंग, इट्स वेरी नाइस। डेफिनेटली। ये अगले कुछ फोटोज है। जैसे मैंने बताया कि इसी में मैंने उनको हमारे गाय क्यों हमारे लिए हमारे धर्म में इतनी इम्पोर्टेंट है, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए हम उनको गौशाला लेके गए थे। तो किस तरह से खिलाना है, बच्चियां उसमें भी डर रही थी, तो उनको वो सिखाना कि किस तरह से खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, उनको क्या पसंद है और किस तरह की गाय होनी चाहिए। ये जो, हाँ चलेगा, नेक्स्ट दिखा सकते हैं आप। ये इसी से के संदर्भ में है या ये अलग हाँ फोटोग्राफ है? हाँ, इसी से रिलेटेड है। इसी से ये रिलेटेड है। ये भी गौशाला का ही चित्र है, जहाँ पे वहां के मंदिर के सामने तुला की जाती है। और तुला किस चीज से कर रहे हैं, अब ये चित्र में मेरा बेटा है तनिष्क, और हमने तब स्टार्ट किया था कि क्यों ना बर्थडे सेलिब्रेशंस तो किए जाते हैं, तो पार्टीज होती हैं, हम बाहर खाना खाते हैं, बच्चों को पार्टीज मिलती है, देते हैं, तो तुला भी करना गौशाला में जाके हमने स्टार्ट किया। और इसमें तुला में जो आप देख रहे हैं ढेप होती है या गुड़ होता है, जो भी गाय को खिलाया जाता है, तो उससे तुला की जाती है। तो ये जब बच्चों ने देखा तो 3-4 बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि अगले साल से हमारा बर्थडे भी हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में सिर्फ केक काटना या कैंडल ब्लो करना, दिस इज नॉट इन आवर संस्कृति। ये चीजें भी की जाती है, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना कितना इम्पोर्टेंट है, आशीर्वाद लेना इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीजें दिखाई। डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा है और आप अपने बेटे को भी ये सब सिखा रही है। डेफिनेटली वो भी अपने दोस्तों में इसका प्रचार करते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। इनके बारे में क्या कहेंगी? तो ये फिर से जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैंने 2-3 कॉलेजेस में जब कोविड के तुरंत बाद, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट इकिगाई एंड चेंज मैनेजमेंट ओवर हियर। अब चेंज मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया था लोगों की जिंदगी में, और बच्चों को भी ये फेस करना पड़ा था। तो किस तरह से चेंज को हैंडल किया जाए और लाइफ में अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढा जाए, तो इससे रिलेटेड ये वर्कशॉप था। तो ये वर्कशॉप लेते हुए ये पिक्चर्स हैं। सो ये मेडिटेशन का एक फॉर्म है जो ये सब आंखें बंद करके बैठे हैं, ये ये कुछ मेडिटेट। लास्ट में मैंने उनको मेडिटेशन भी कराया था, तो वो ओके उसका। ओके। ये भी शायद उसी का भाग हो, यस उसी यस प्रकार के क्लास का। यस। ये क्या है? Now this is the Eklavya workshop that I was taking, so I just ओके। wanted to show that this is the Eklavya workshop. ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं रचना जी, आपके पास छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, आप कैसे हैंडल करती है उन्हें? It is very interesting and छोटे बच्चे इनफैक्ट जैसे मैंने बताया they grasp very fast. उनकी grasping capacity बहुत अच्छी होती है, और ये दिखने में छोटे हैं लेकिन बड़ा धमाका है। That's great. ये नेक्स्ट स्लाइड है, मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ ताकि ये ठीक से दिखे। ओके, सो ये 3 बैनर्स की फोटोज मैंने शेयर किए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, जो आप सभी अगर प्राची आप मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक जब आप ये पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे, तो कमेंट सेक्शन में अगर मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक भी अगर डाल पाए, मैं जरूर कर दूंगी, डेफिनेटली। तो ये स्पेशली चैनल मैंने फिर से कोविड के पीरियड में स्टार्ट किया था। तब मैंने एज अ स्टोरी टेलर अपना चैनल स्टार्ट किया था। मैं अपने संस्कृति से रिलेटेड मराठी और हिंदी स्टोरीज बताया करती थी, ऑडियो, एंड वो पोस्ट करती थी। एंड धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि जब मैं इस कार्य में ट्रेनिंग में आगे बढ़ रही हूँ ऑनलाइन, तो क्यों ना थ्रू यूट्यूब चैनल मुझे जो 5 मिनट या 8 मिनट में लोगों को बताना है, तो क्यों ना उसका कुछ छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए और अपलोड किया जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हाउ टू कीप योर ब्रेन एक्टिव, हाउ टू बिकम अ गेम चेंजर,
हाउ टू नॉट बी अ प्रोकास्टिनेटर। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो बच्चों स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हम बड़ों के लिए भी बहुत काम की। तो ये टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, एंड आप जरूर जाके मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू विल गेट टू सी दीज वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस। डेफिनेटली, और ये बहुत शॉर्ट वीडियोस है, इट्स नॉट लाइक इट्स लॉन्ग प्रीची वीडियो, टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ क्विक बाइट, यू नो, फूड फॉर थॉट काइंड ऑफ वीडियोस है। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, मैंने खुद भी देखा है, और मैं डेफिनेटली आपकी लिंक भी सबके साथ शेयर कर दूंगी, व्यूअर्स के साथ। जैसे मैंने बताया ना कि इट शुड बी क्विक एंड कंज्यूमेबल, तो Yes, ऐसे ही मैंने definitely. ये वीडियोस भी रखी। This is a very special slide, I must say. वेरी 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 स्पेशल स्लाइड। ये मेरे दादाजी हैं, एंड उन्होंने, आप देखेंगे डेट आपको दिखेगी, टू डियरेस्ट ग्रैंड डॉटर रचना ढब्बू फ्रॉम, उनकी सिग्नेचर है, एंड डेट देखिए 1 जनवरी 2003। तो 2003 में तो मुझे कहीं भी नहीं था, आई वॉज नॉट इन, मतलब ऐसा दिमाग में ही नहीं था कि मैं कभी भगवत गीता पढ़ूंगी, मुझे इसका कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये इतनी डियर है मेरे लिए, इतना मतलब this gift is the best gift for me in my life that he gifted to me, and after 2 decades I am actually reading this, मैं दूसरों को भी सिखा रही हूँ, यही चीज आगे लेके जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए आशीर्वाद है उनका। डेफिनेटली। और रचना जी, आप किसे अपना आइडियल मानती है लाइफ में? दादाजी, दादाजी ऑफ कोर्स। ये रचना जी के पेरेंट्स हैं जो अभी भी, आई एम प्रीटी श्योर, ये इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, दोनों ही देख रहे हैं ये शो। इनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो कहते हैं ना कि हमारे लाइफ का बेस और पिलर, तो ये मेरे लाइफ का बेस और पिलर है मेरे मम्मी और पापा। बोथ हैव मतलब दोनों ने मेरे अच्छे और बुरे दोनों वक्त में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जो लिटरली गुड गाइडेंस देना चाहिए एज पेरेंट्स, वो मिला है। एंड उन्होंने कभी भी, हम लोग दोनों बेटियां हैं, तो बहुत बार देखा जाता है जिस फैमिली में बेटियां हैं तो दे आर निग्लेक्टेड और दे आर नॉट गिवन दैट मच अटेंशन। लेकिन ठीक उसके विपरीत हमें डेवलपमेंट हमारी हुई है। मुझे हॉस्टल भेजा गया था पढ़ने के लिए, बाहर भेजा गया, मेरी बहन भी बाहर गई है, हम सब जो जमशेदपुर में पढ़ते हैं बाहर जाते हैं, बट इतना सही तरीके से गाइडेंस देना और परवरिश करना, और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लेकिन जो एक जिस तरह से वातावरण मिलना चाहिए पलने के लिए, बड़ा बड़ा होने के लिए, तो वो बहुत अच्छा दिया इन्होंने। सो दे आर माय पिलर्स ऑफ लाइफ। Thank you. I'm pretty sure they are listening to this and they must be so proud of you today, Rachna ji. Yes, yes, and I thank God for giving me such parents. So इस नोट पे ये कार्यक्रम, हमारा जो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू था, वो तो खत्म हो चुका है। और जस्ट कंक्लूड करने से पहले मैं रचना जी को हमारे स्मृति गंध समूह की तरफ से एक सर्टिफिकेट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड, मैं आपको ये प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इसकी कॉपी मैं आपको डेफिनेटली आप तक पहुंचा दूंगी, पर ये मैं अभी जस्ट सबके देखने के लिए डिस्प्ले कर रही हूँ। Very So beautiful. Thank you. a big round of applause for Sir Rachna Saraf. For you also. So much. For you also, Prachi. Thank you so much for being a part of this conversation. Thank you. और रचना जी, अब मैं औपचारिक रीति से इस कार्यक्रम का समारोह करना चाहती हूँ। एक वोट ऑफ थैंक्स देना एज एन ऑर्गेनाइजर मेरा काम है, तो धन्यवाद कहती हूँ फिर से आपको एक बार। और आपके ये विचार, आपके ये संदेश सच में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुमूल्य है। आपका इन सब सांस्कृतिक और पारंपरिक बातों का ज्ञान और विशेषतः सही मायनों में संस्कृति संवर्धन करना, ये आपकी कोशिशें बहुत सराहनीय है। और आपका समाज के प्रति जो योगदान है वो बहुत प्रसिद्ध हो। मैं सच में चाहती हूँ कि आपके प्रकल्पों से बहुत सारे लोग जुड़े और आपको बहुत यश मिले और आपकी ख्याति बढ़े। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं स्मृति गंध की तरफ से आपको हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। और
एक आप जैसी महान वक्ता हमारे मंच पर आई, हमारे मंच का गौरव बढ़ाया, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आपने अपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की औपचारिक रीति से घोषणा करती हूँ। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक लाइव, मृदुला राजे की प्रोफाइल से फेसबुक लाइव पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके व्यतिरिक्त मैं यूट्यूब चैनल पर भी इसे उपलब्ध करवा दूंगी कुछ ही घंटों में। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम मिस कर दिया है, उन्हें इस कार्यक्रम की लिंक आप जरूर दें ताकि वो भी इसे देखें। और रचना जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत ही पॉजिटिविटी है उनके चैनल में, मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा लगता है उनका चैनल, उनकी वीडियोस देखकर। इसी नोट पर रचना जी, थैंक यू सो मच और सारे दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार और धन्यवाद। प्राची, बहुत अच्छा आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं एंड थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू यू फॉर दिस। थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर inviting me and giving me the opportunity to speak in your program. थैंक यू सो और मच। सभी दर्शकों को भी थैंक यू फॉर joining us. Thank you.